लोगों का विज्ञान सेशन में स्वागत है। जीव विज्ञान का हमारा आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ये जो चैप्टर है इसको आगे बढ़ाते हैं। और जो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में विकास मींस इवोल्यूशन की बात करी थी, आज उसका एक पार्ट और देखते हैं। तो एक हम लोगों ने देखा कि जब हमने इवोल्यूशन, जब हमने बीटल्स, भृंगु, उनकी जब हम लोगों ने वो एक केस स्टडी करा था, तो ये देखा था कि जो एक हमें चेंजेस एक टाइम बाद दिखाई दिए, चाहे रंग में थे या उनकी पॉपुलेशन में थे, वो जो चेंजेस दिखाई दिए तो उसका कोई ना कोई एक अलग रीजन था। कहीं आपका एनवायरमेंट का ऐसा था कि वही एक ज्यादा दूसरे पक्षियों द्वारा भोजन के रूप में खाए जा रहे थे, या कुछ घास में चेंज आया, या कोई उन्हें एक पूरी पॉपुलेशन ही किसी एक नेचुरल कैलेमिटी जैसे हाथी का पैर हमने लिया था उससे वो खत्म हो गई। तो ये हमने देखा कि इवोल्यूशन एक हम लोगों ने कि कैसे एक हमने रंग में चाहे किसी एक या उनकी हेल्थ में हमने एक डिफरेंस देखने को मिला। आज देखते हैं कि आज हम लोग ये इवोल्यूशन विकास का और क्या इस आपके इस टॉपिक में है। तो इसमें एक आता है उपार्जित एवं अनुवांशिक लक्षण। ये हम जानते हैं कि जो हमारा लैंगिक जनन होता है, तो ये जो जीव ये लैंगिक जनन द्वारा नई वो अपनी जनरेशन अपने जैसे प्राणियों को जन्म देते हैं। वो क्या है, वो तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक तथा जनन कोशिकाएं विशिष्ट जनन ऊतकों से बनती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोगों ने देखा था कि जैसे हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे थे, सेल्स की बात कर रहे थे, तो देयर आर स्पेशल कुछ ऐसे सेल्स हैं जो एक अगर हम कहें कि वो एक जनन क्रिया उन्हीं से हो सकती है। हम जानते पूरे हमारा जो बॉडी है वो कोशिकाओं से बना है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन लेकिन अगर हम कहें कि हमारे हाथ के जो कोशिकाएं हैं या हमारे और शरीर के अंग की कोई कोशिका वो जनन क्रिया कर सकती है? बिल्कुल नहीं। ठीक बोल रहे हैं? क्या सोचते हैं? हाँ, तो ये आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि ऐसी कोई नहीं है जो जनन क्रिया करती है। वो इस पर अगर कहीं एक जैसे विशिष्ट या स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो ये क्रिया करते हैं। तो जैसे हमने भृंगो, हम बीटल्स का एग्जाम्पल लें, तो अब यदि इनके जो हमारे जो भ्रंग के भार में कमी आती है, तो इससे क्या होता है, जनन कोशिकाओं के डीएनए के संगठन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वेट है। तो इस पर हमें कोई उनकी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आप ये देखिए वेट कम हुआ, कलर नहीं था, वेट की बात थी। और वेट जैसी वो घास ठीक हुई, वो पहले जैसे एक जो उनका एक बॉडी स्ट्रक्चर था वो वैसी हो गया। तो यहाँ पे जो अभी हम देख रहे हैं कि डीएनए के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथा ये लक्षण क्या होते हैं, ये वंशानुगत भी नहीं होते हैं। तो ये एक वंशानुगत नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वंशानुगत होते तो जब घास ठीक हुई तब भी जो बीटल्स थे वो क्या, वो पतले पैदा होने चाहिए थे। लेकिन वो वैसे एक अगर कहें तो एक इतने हेल्दी नहीं हुए। लेकिन वो जो एक अगर जैसे हम अगर एक नाम दे पतले थे, लेकिन उन्हीं को जब घास अच्छी खाने को मिली, उनमें एक उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अच्छा एक हेल्दी हो गया। तो अगर एक बाहर के खान पीन से हमारे कोई स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो उसको हम डीएनए या अनुवांशिक लक्षण से रिलेट नहीं कर सकते हैं। तो अभी आप ये देखें कि जैसे हम हैं आज, अगर हम कोई बीमारी हो गई है, कुछ हो गई है, तो हमारा वेट में चेंज आ गया, ले और जैसे हमने अपना भोजन ठीक करना शुरू कर दिया, हम ठीक हो गए। तो ये हमारे अंदर अगर कहीं हेरिडिटरी उस ट्रेट्स में एक कोई चेंज इससे नहीं होगा। तो ये याद रखिए, कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते। जो हमारे बाहर के जो सेल्स हैं उनमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो हमारा जो इंटरनल अगर हम कहें पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर, उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता है। अर्जित लक्षण जैव प्रक्रम द्वारा अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते हैं। तो अगर हमने कोई एक करा है, सपोज
हमारा कुछ एक स्किन खराब है, कुछ है, और हमने उसका पूरा ट्रीटमेंट लेके अपने को ठीक कर लिया, तो ये नहीं है कि आगे आने वाली जनरेशन की भी स्किन खराब होगी या अच्छी होगी। वो जो हमारा एक अंदर जो इसका स्किन के कलर का, जो उसके टेक्सचर का जो एक ट्रेट है, वो ही आगे पास डाउन होगा अगली जनरेशन में। तो एक प्रयोग हम ये करते हैं कि यदि हम पूंछ वाले चूहों का अगर संवर्धन करें तो अगली पीढ़ी की संतति में भी पूंछ होगी। मीन्स अगर हम उसकी पूंछ काट दें तो और फिर वो जनन प्रक्रिया करके अपनी और ये जो चूहे उनको जन्म दे, तो ऐसा नहीं है जो अब जन्म ले रहे हैं चूहे उनकी पूंछ कटी हुई होगी, उनमें पूंछ होगी। तो ये, और ये भी हमने देखा कि काफी पीढ़ियों तक अगर हमने पूंछ काटी है तब भी ये क्या होता है, पूंछ विहीन हमें संतति प्राप्त होगी? नहीं होगी, क्योंकि पूंछ वो हम उसका कोई एक जेनेटिक ट्रेट पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये एक फिजिकल जो बाहर का है उसमें चेंज ला रहे हैं। तो यही कारण है कि आनुवांशिकता तथा वंशानुगति मीन्स आपका जो हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स का ज्ञान जैव विकास को समझने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो हमने डिफरेंट वो चेंजेस देखे कि एक क्या ऐसा होता है कि कोई जब एक चेंज होता है किसी एक प्राणी में, फिर आने वाली जनरेशन में हमें वो चेंज देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा कोई एक चेंज होता है जो आने वाली जनरेशन में देखने को नहीं मिलता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? और यही जब हमारे जितने भी साइंटिस्ट हुए, सब कुछ हुए, उन्होंने जब इस चीज पर ध्यान देना शुरू करा, जब उन्होंने जैसे अभी हम चूहे का देख रहे हैं ऐसे प्रयोग करने शुरू करे, तब उनके दिमाग में आया कि कोई चीज है, कोई एक अंदर शरीर के अंदर कोई एक चेंज होता है जो अगली पीढ़ी में देखने को मिलता है, और ऊपरी तौर पे कोई ऐसा चेंज होता है वो हमें अगली पीढ़ी में देखने को नहीं मिलता है। और इसी की वजह से हेरिडिटरी एंड जेनेटिक्स अगर कहें तो ये एक बहुत बहुत ही एक डीप सब्जेक्ट, एक वो टॉपिक साइंटिस्ट के हाथ में आया और उस पर उन्होंने अपनी रिसर्च करनी स्टार्ट करी। उनमें से जैसा हम लोगों ने पहले अपने देखा था, मेंडल ने अब पी प्लांट, मटर के प्लांट को लेकर उससे एक्सपेरिमेंट करा था, ऐसी ही चार्ल्स डार्विन एक और हुए हैं, और उन्होंने भी इसमें इनको एक बहुत इंटरेस्ट था, और वो जैव विविधता पर उनका बहुत ध्यान जाता था कि कैसे हम जैसे जैसे अलग अलग जगह जाते हैं हमें वो जैव विविधता देखने को मिलती है, हमें एक से प्राणी नहीं देखने को मिलते। इस चक्कर में उन्होंने काफी द्वीपों, जगह जगह उन्होंने यात्रा करी, इसको समझने की कोशिश करी, और इस जो यात्रा करते थे उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पृथ्वी पर जैव विविधता के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपसे कभी प्रश्नों में भी पूछी जा सकती है, इसलिए और ये आपकी बुक में ही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अंडरलाइन करके आपके सामने रखा है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं करिएगा मेंडल और डार्विन। अभी डार्विन की हम, चार्ल्स डार्विन की अभी और हम डिटेल में बात करते हैं, फिर थोड़ा सा मैं सेशन के एंड से पहले आपको मेंडल और डार्विन का डिफरेंस भी बताऊंगी कि उनके क्या क्या मतलब जो उनकी स्टडी रही उसमें क्या डिफरेंस रहा। तो अभी हम ये, तो जब इन्होंने जब इस पर ध्यान देना शुरू करा, तो जब उन्होंने यात्रा करी तो उससे क्या हुआ, उस समय व्याप दृष्टिकोण को सदा के लिए वो बदल गया उनका कि और ये भी ये देखा कि जो जिस टाइप से वो सोच रहे थे कि अलग अलग जगह में अलग अलग प्राणी हैं, तो उसका क्या रीजन है, उसमें जब उन्होंने ये यात्रा करी तो उनको काफी कुछ एक ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर उन्होंने काफी जो उनको मिला उस पर उन्होंने काफी प्रयोग किए, और उसके आधार पर उन्होंने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के अपने सिद्धांत की परिकल्पना की। तो इन्होंने क्या करा, नेचर की बात करी कि प्राकृतिक वर्ण जो होता है कि प्रकृति में जब कोई जब प्रकृति में कोई चेंज होता है तब हमें जैव विकास देखने को मिलता है। और जो एक सबसे बड़ी उस समय प्रॉब्लम हुई कि उनको ये बिल्कुल भी एक ज्ञान नहीं था, उनको कुछ भी एक ये नहीं मालूम था कि मेंडल के प्रयोग ने किस प्रकार प्रयोग करे, क्योंकि मेंडल ने प्रकृति की नहीं बात करी थी, उन्होंने जेनेटिक्स, उन्होंने कहा था अंदर जब जीन्स का है तो यही एक डिफरेंस आ गया। वो एक नेचुरल सिलेक्शन की डार्विन बात कर रहे थे, और
जो मेंडल थे वो जेनेटिक की बात कर रहे थे, और उस समय हमारी इतनी साइंस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि लोग अपनी अपनी जगह रिसर्च कर रहे थे, लेकिन कौन कहाँ क्या कर रहा है आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था। तो ये एक अगर कहें तो उस समय का एक हमारे लिए एक नुकसान वाली बात हुई। अगर ये दोनों मिलते तो हो सकता आज हमें और बहुत सी नई एक जानकारी पता चलती। तो जो ये हम डार्विन के केवल उनके जैव विकासवाद के कारण ही जानते हैं, परंतु वे प्रकृति शास्त्री भी थे, और उनका जो शोध एक भूमि की उर्वरता बनाने में केंचुओं की भूमिका के विषय में था। तो एक तो उन्होंने ये इस पर जैव विकास की बात करी, और ऊपर से उन्होंने केंचुओं का भी पता करा था कि कैसे वो एक फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज करते हैं। तो मेन जो हम डार्विन के जानते हैं वो उनकी ये जो जैव विकास की जो थ्योरी है उसके कारण उनको जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। तो यहाँ ये देखिए, फिर मैंने दो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करी है, अलग अलग कलर में करी है, इस पर ध्यान दीजिए। ये डार्विन का बता रहे हैं, यहाँ पे मेंडल का। तो डार्विन के सिद्धांत हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ, और मेंडल हमें यह बताते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति की कार्यविधि का कैसे का उन्होंने पता करा था। तो जो अभी ये कहा था, दोनों साइंटिस्ट आपस में भी नहीं मिले, लेकिन अगर देखें तो दोनों की थ्योरी मिला के हमारे अर्थ पे जो इवोल्यूशन हुआ उसको हम समझ सकते हैं कि कैसे नेचर में चेंज हुआ, उससे नेचर के चेंज में वो प्राणी रहे, और धीरे धीरे उस नेचर की चेंज से उनमें चेंजेस आए, और वो धीरे धीरे करके जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन हुए। और जब हम एक बहुत बड़ा एक जनरेशन का गैप देखते हैं तो हम देखते हैं पहले जो वो थे वो किसी और उनका स्ट्रक्चर था, बाद में कुछ और था। जैसे डार्विन की एक थ्योरी जिराफ के ऊपर है कि जिराफ की पहले गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन जब नीचे की घास खत्म हुई तो उसने पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो खाना शुरू करा, और धीरे धीरे क्योंकि वो अपनी खींचता था, तो जैसे जैसे वो खींचता गया वो वाला एक कैरेक्टरिस्टिक आगे जनरेशन में चलता चला गया, और जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। ये डार्विन की थ्योरी का बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक प्रयोग उनका, ये बहुत फेमस है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कुछ एक चेंजेस ऐसे, कुछ तो फिजिकल आए लेकिन कुछ ऐसे इंटरनल आए जो वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते चले गए। तो इससे हम क्या करते हैं कि ये जो है, ये तो हमें जीवों के बारे में पता चला, लेकिन एक और आपके वैज्ञानिक हुए JBS हाल्डेन, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी, मतलब इन्होंने पृथ्वी में जीवों की उत्पत्ति के बारे में बात करी है जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। तो ये पहले जो साइंटिस्ट रहे उन्होंने सबसे पहले ये पता करा कि इस धरती पे जीवन कैसे बना। तो ये उनकी एक वो रही है। तो ये आप चाहें तो अपनी बुक में ये लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं कि उनका क्या था, सरल अकार्बनिक अणुओं से उत्पत्ति इस धरती पर हुई है। और उन्होंने ये कल्पना की कि पृथ्वी पर उस समय का वातावरण पृथ्वी के वर्तमान वातावरण से बिल्कुल भिन्न था, और ये हमने काफी रिसर्चेस जो हमारी हुई है उससे पता चल गया कि पहले हमारी पृथ्वी बहुत गर्म थी, हर चीज वाष्प रूप में थी, और फिर इस प्राथमिक वातावरण में संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ जो जीवन के लिए आवश्यक हुआ, और इस प्रकार इस धरती पे जीवन आया। और ये जो कार्बनिक अणु की हम बात कर रहे हैं ये किस प्रकार उत्पन्न हुए, तो इसके उत्तर में क्या परिकल्पना उन्होंने, ये एक और साइंटिस्ट हुए स्टैनले एल मिलर, और ये हेराल्ड ने इन्होंने 1953 में आपने काफी उन्होंने रिसर्च करी, और उन्होंने फिर उस पर बताया कि कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राथमिक प्राचीन वातावरण के समान था। तो जितना पहले वो हीट था वैसा ही उन्होंने एक अपना
करा और उसमें उन्होंने अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, लेकिन उसमें उन्होंने ऑक्सीजन को नहीं रखा था। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक पात्र में जल भी रखा था और उन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस का एक ताप इस टाइप से उन्होंने जो एक इमेजिन करा कि पृथ्वी का उस समय कौन सी गैसेस होंगी, क्या क्या चीजें रही होंगी, वैसा एक उन्होंने एक अपना आर्टिफिशियल एक एक्सपेरिमेंट करा। और उसके बाद उन्होंने यह देखा, वो करा कि गैसों के मिक्सचर से उन्होंने चिंगारियां उत्पन्न करी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कुछ वो जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, कुछ होता है तो एक हीट जनरेट होती है, उससे स्पार्क जनरेट होता है। तो वो सारा करके उन्होंने, और ये सब करके उन्होंने करीब एक सप्ताह के बाद 15% उन्होंने कार्बन मीथेन से सरल कार्बनिक यौगिकों को परिवर्तित किया। तो एक टाइप से इन लोगों ने मिलके जो एक इमेजिन करा पहला क्या टेम्परेचर रहा होगा, क्या गैसेस रही होंगी, और उससे उन्होंने ये एक करा कि किस प्रकार इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने बहुत जानकारी ली कि एक तो हमने देखा कि कैसे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक हेरिडिटरी मीन्स कैसे वो अंदर के चेन से पास डाउन होते हैं, और कुछ अगर वो हमारी वो एक अगर कहें हमारे डीएनए में अगर हमारा कोई चेंज नहीं है, वो जो एक जनन कोशिका उस पर कोई अगर वैसा कोई चेंज इफेक्ट नहीं कर रहा है, ऊपर से अगर कोई चेंज है वो आगे जनरेशन्स में पास नहीं होता है। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने डार्विन का नाम आज के सेशन में पढ़ा, जिन्होंने देखा कि कैसे एक नेचर के चेंज से जीवों में चेंज आता है। और मेंडल का तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे वो अनुवांशिक उन्होंने कैरेक्टर्स के बारे में बात करी थी। तो ये सारी जानकारी हमने ये देखा कि पृथ्वी पे जो इवोल्यूशन हुआ वो अगर हम एक फैक्टर कहें वो गलत होगा, बहुत फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें जीवों में एक चेंजेस देखने को मिला, और कुछ जीव अभी भी हैं इस धरती पे और कुछ जीव किसी ना किसी वजह से समाप्त भी हो गए। तो ये एक बहुत आज का इंटरेस्टिंग सेशन रहा। अभी और सेशन है इस चैप्टर के, अगले सेशन में मिलते हैं। बाय।